क्या सोचा आपने कभी कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारा ग्रह भी कितना बड़ा है। हम किसी दूसरे कोने में जाने के बारे में सोचते हैं तो लंबा सफर तय करने की बातें दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मांड सोचिए कितना बड़ा है। क्या और भी ग्रह होंगे जहां पर जीवन होगा? क्या हमारे जैसे जीव और ग्रहों पर भी रहते हैं? क्या ये ख्याल आपके मन में भी आता है? क्या आपने सोचा कभी, जब इंसान एक अच्छी जगह पर रह पाते थे तो वो ठंडे इलाके में क्यों रहने लगे? क्यों ऐसी गर्म जगह पर रहना भी इंसानों की मजबूरी बन गया? जब सही जगह मौजूद है तो जानबूझकर मुश्किल जगह पर इंसान क्यों रहना चाहता है? क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया? अगर आपके मन में ये ख्याल पहले भी आ चुका है तो ये कहानी आपके हर सवालों का जवाब देगी, लेकिन मैं कहूँगा इस कहानी को झूठा समझिएगा। इसे सच्चा समझने की कोशिश मत करना, वरना आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर सवाल का जवाब मिलेगा और वो जवाब आप खुद देंगे। क्यों इंसान बीहड़ में रहना भी पसंद करते हैं? क्यों इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है? इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इंसान चांद पर जाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। आखिर हम इतनी दूर जाना ही क्यों चाहते हैं? हम एक जगह पर संतुष्ट क्यों नहीं होते? आज हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन इस कहानी को सुनते वक्त आपको कभी कभी लगेगा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये कहानी झूठी है। तो मैं कहूंगा कहानी को झूठा समझिए, घटनाओं को झूठा समझिए, बस एक कहानी के तौर पर मान लीजिए। इस समय मैं इसे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर जो कि हमारे स्पेसक्राफ्ट में पड़ा था, और मुझे लगा इससे मैं अपने बारे में बताने की कोशिश करता हूं। इस समय हम T2 की तरफ जा रहे हैं और हमारा मानना है कि T2 पर जीवन है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, और T2 क्या मंगल ग्रह के आगे भी हमने कुछ ढूंढा है? तो आपके लिए यह खबर काफ़ी अजीब होगी कि इंसान मंगल ग्रह पर 40 साल पहले जा चुके हैं। उसके बाद इंसान चांद पर गए ही नहीं, और ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप सबसे छिपाया गया। इंसान मंगल ग्रह तक जा चुके हैं और अपने सौर मंडल से कब के बाहर निकल चुके हैं। पिछले 10 सालों में हमने ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना लिए हैं जो ना सिर्फ हमारे सौर मंडल से बाहर जा सकते हैं, बल्कि अब तो हम अपनी गैलेक्सी से बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन आम जनता को इसके बारे में बताया नहीं जाता। आम जनता को सिर्फ इतना बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, हमें काम करना होगा, तभी हम अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारें हैं, इन पैसों का इस्तेमाल बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट बनाने में कर रही है, और सभी के सभी देश इसमें सहमति जता चुके हैं। और मैं भी इस समय ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट में अपनी जर्नी की सारी जानकारी देने को तैयार था। मुझे नहीं पता मेरा हाइबरनेशन कैप्सूल कैसे खुल गया, लेकिन अगर खुल ही गया है तो कुछ रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। बाकी कैप्सूल्स को मैं देखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सफ़र लगभग 300 से 400 दिन का होगा। जी हाँ, सिर्फ 400 दिन। आपको लग रहा होगा कि कई दशकों या 100 साल तक ये स्पेसक्राफ्ट चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है। हमने वर्म होल्स ढूंढ लिए हैं जिससे हम दूसरी गैलेक्सी में भी बड़ी जल्दी जा सकते हैं। लेकिन 365 या 360 दिनों का इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। तो ये 360 दिन हम कैसे गुजारें? इसे कहा जाता है हाइबरनेशन कैप्सूल, जहाँ पर एक बार सो जाएं और साल बाद अपने आप हम तब उठते हैं जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। T2 एक ऐसा ग्रह जो दूर से हमें साफ बिल्कुल हमारी धरती के समान लग रहा था, और हमें लगा अगर यहाँ पर जीवन हुआ तो बड़े काम का हो सकता है। इंसान इस जगह पर बस सकते हैं। इसीलिए ये लंबा सफ़र मैंने चेक किया, आधा पूरा हो चुका है। अरे यार, ये मेरे कैप्सूल में गड़बड़ कैसे हो गई? अभी तो 100 दिन बीते हैं। धरती से काफ़ी दूर निकल आए हैं। सौर मंडल से हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, लेकिन अभी मैं उठ गया और मेरा कैप्सूल क्या दोबारा सही से काम करेगा या नहीं?
ये मैं सोच रहा था और अपनी पूरी जर्नी के बारे में मैं बताता चला गया। तभी मुझे बाकी कैप्सूल्स खुलने की आवाज भी आने लगी। मेरे जितने भी साथी थे वो सब उठ चुके थे और हम एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। हमारा सवाल यही था, ये कैसे हुआ? क्योंकि लाल बटन अगर कोई दबाएगा तभी कैप्सूल खुलेंगे, लेकिन जब सब हाइबरनेट हो चुके हैं तब ये बटन किसने दबाया होगा? ये सवाल था हमारे मन में। और हमारा ये स्पेसक्राफ्ट 10 हिस्सों में बंटा हुआ है, 10 अलग अलग हिस्से, जहां से एक दूसरी जगह कोई और जा नहीं सकता। जैसे कि हम 7 लोग स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से में हैं, बाकी हिस्सों में भी बाकी हैं। हम उनसे कांटेक्ट करना चाहते थे और हमें पता लगा वो भी उठ चुके हैं। और लगता है ये किसी तरह की इमरजेंसी हो सकती है। हाइबरनेशन कैप्सूल अपने आप खुलना काफी खौफनाक हो सकता है। उसके बाद हमने स्पेसक्राफ्ट एआई से चेक किया आखिर चल क्या रहा है, और हमें पता लगा 10वां हिस्सा हमारे स्पेसक्राफ्ट का एक्टिव हो चुका है और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उस हिस्से में तो कुछ था ही नहीं, वहां तो 2 ही लोग थे और वो सोने वाले नहीं थे। वहां वो पत्थर था जो T2 ग्रह से हमारी धरती तक पहुंचा है, और उसी से हम ये विश्लेषण कर पाए थे कि T2 ग्रह पर जीवन हो सकता है। आखिर वहां ऐसा क्या हो गया जिसने इतनी ज्यादा दहशत मचा रखी है? हमने सभी कैमरे चेक किए तो वहां के सभी कैमरे बंद पड़ चुके थे, फुटेज बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद सबसे डरावनी चीज, हमारे हिस्से को ये जिम्मेदारी दी गई कि हम 10वें भाग में जाएं और वहां चेक करें आखिर हुआ क्या है। हम थोड़ा डर चुके थे, लेकिन फिर भी ये सफर हम करना चाहते थे। यहां कई छोटी टनल्स बनाई गई हैं जो स्पेसक्राफ्ट के बिल्कुल बीच हैं। यहां ज्यादातर पाइप्स हैं जिससे कि हवा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। इन टनल्स का सहारा लेकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, इसीलिए हमने उसी का सहारा लिया। और हम 7 लोग थे, सातों के सातों इकट्ठे। लेकिन ये 10वें भाग में ऐसा क्या हुआ है, ये हर किसी के मन में था। कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे? हादसा तो कुछ नहीं हुआ, बाहर से कुछ नहीं टकराया, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अंदर से ऐसा क्या हो गया? क्या कोई मालफंक्शन हो गया होगा? उन टनल्स में काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम उस 10वें हिस्से के दरवाजे तक पहुंचे थे। वो दरवाजा 5 हिस्सों से जुड़ा है। एक एक करके हमें 5 भाग खोलने होंगे और अगला भाग खोलने से पहले पिछले दरवाजे को बंद करना होगा, ताकि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी तरह कुछ पहुंच ना पाए। 5 दरवाजे खोल चुके थे। हम दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां काफी ज्यादा धुआं था, चीजें टूटी पड़ी थी। हैरान थे हम, यहां 2 लोग होने चाहिए। हमने पहले तो आवाज लगाई, फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो वॉकी टॉकी जो स्पेसक्राफ्ट में काम करते थे, नजदीकी फ्रीक्वेंसी उससे पकड़ी जा सकती थी। कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे हालात यहां पर कैसे हो गए, ये परेशानी का सबब था। फिर स्पेसक्राफ्ट के उस हिस्से में हम खंगालने लगे। आखिर वो अंतरिक्ष यात्री कहां पर है? हमें अलग अलग हिस्सों में जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके नाम नहीं बताए जाते। हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी दी भी नहीं जाती। हर एक भाग का अलग ग्रुप बना होता है। कह सकते हैं इस स्पेसक्राफ्ट पर 300 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन इस भाग में आखिर हुआ क्या? इसके बाद जब हम वो धूमकेतु के हिस्से तक पहुंचे जो T2 का ही था, वहां धूमकेतु का वो हिस्सा पिघला हुआ लग रहा। वो एक गोल हिस्सा था जिस पर रिसर्च जारी थी और इस स्पेसक्राफ्ट में उस हिस्से को रखा गया था ताकि मिलान किया जा सके। वो टूटा हुआ था। उसके बाद एक लाश मिली हमें, छत से चिपकी हुई लाश। ऐसा लग रहा था किसी ने उठाकर उस अंतरिक्ष यात्री को छत पर मारा हो। वो पिचका हुआ था और छत से चिपका हुआ था। इसने
हम सातों को डरा कर रख दिया, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार तक नहीं था। अगर यहां इसके साथ ये हुआ है तो ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री नहीं किया होगा। लेकिन हम गलत साबित हो गए जब उस लैब के अंदर दूसरे अंतरिक्ष यात्री का हाल उससे भी ज्यादा बुरा था। उसका सर सही सलामत था, लेकिन उसका पूरा शरीर पिचका हुआ, बिल्कुल कागज की तरह जमीन से चिपका हुआ था। किसी भारी चीज से, जैसे किसी बुलडोजर के नीचे कोई इंसान आ जाए और पूरी तरह से पिचक जाए, ऐसे हालात थे वहां पर। और हम स्तब्ध, सबके सब डर चुके थे। लेकिन हमें यहाँ की फुटेज चेक करनी थी। यहाँ पर जितने भी कैमरे हैं, भले ही उनसे कांटेक्ट बाकी भागों का हो ना पा रहा हो, लेकिन यहाँ जो हार्ड ड्राइव है उसको स्क्रीन के साथ अटैच करके हम फुटेज निकाल सकते थे। इसीलिए हमने वो हार्ड डिस्क वहाँ से उठाई और हम सातों के सातों वो दरवाजे को खोलकर वहाँ से निकलने की ओर भागे। पांचों दरवाजे खोले और उस टनल के जरिए हम वापस आ रहे थे। हम सुरक्षित थे। जैसा भी खतरा वहां पर हुआ हो वो हमसे दूर था। और उस हार्ड ड्राइव को लेकर जब हम वापस आए, उसकी फुटेज हम चेक कर रहे थे और बाकी भागों से हम कांटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में किसी तरह का कोई माल फंक्शन आ गया था। सबसे कांटेक्ट करने में परेशानी होने लगी। उस हार्ड ड्राइव के अंदर की फुटेज को जब हमने चेक किया, हम हैरान थे। पिछले 100 दिनों में क्या क्या हो चुका है वहां सब बताया गया था। वो जो धूमकेतु का हिस्सा था, शुरुआती समय में वो पत्थर का हिस्सा था, अंदर बाहर से अच्छे से चेक किया गया था, तभी तो इस स्पेसक्राफ्ट में उसे रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर धड़कन महसूस होने लगी। सबके सब हाइबरनेशन में थे, लेकिन वो 365 दिनों तक जागने वाले थे, तो वो देखने लगे आखिर ऐसा क्यों। लैब में उस धूमकेतु को रखा गया था और धीरे धीरे वो जीवित होता गया। हम फुटेज देख रहे थे। उसका एक आकार बनने लगा, जैसे कोई जीव उसके अंदर से निकल रहा हो। ये एक परजीवी था जो अंतरिक्ष में जीवित हो गया, जबकि पहले तो वो मरा हुआ होगा। जैसे इंसान का कोई सेल। उसे लैब में रखा गया चेक करने के लिए, और लेकिन एक दिन में वो भ्रूण के आकार का हो चुका था। भ्रूण के आकार का एक सेल से इतनी तेजी से किसका शरीर बढ़ता है। उसके बाद लैब में उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि वो अंतरिक्ष यात्री थोड़े डर चुके थे। फिर अगले दिन तक उसका आकार इंसानी हो चुका था। वो बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन कुछ तो अलग था। उनकी चमड़ी चमकीली सी, और वो लैब में बड़ी तेजी से दीवारों को खुरचने में लग गया। भले ही इंसानी शरीर था, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर को बदल सकता था। कोई शरीर का हिस्सा थोड़ा कमजोर बनना, कोई शरीर का हिस्सा थोड़ा तगड़ा बनाना, वो ऐसा कर पा रहा। फुटेज में शरीर को उसने आरी में बदल लिया 3 घंटों में, और उसके बाद वो फाइबर की दीवार को उसने काट डाला दरवाजे के बाहर निकलते ही। यहां हम फुटेज देख पा रहे, लेकिन वो बोल भी सकता है। ये आवाज हम सुन नहीं सकते थे, लेकिन साफ साफ वो होठों को हिला रहा, और दोनों अंतरिक्ष यात्री उससे बात भी कर रहे थे। पहले पहले ऐसा लगा वो बात करना चाहता है, लेकिन फिर हमला शुरू हो गया। उसने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों पर हमला किया। उनके पास कोई हथियार नहीं था। अंतरिक्ष में हथियार लेकर कौन जाता है। उनके पास टूल्स थे, पेचकस या बाकी ऐसे ही टूल्स जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रहे। और फिर उसने हमला किया। जब छत पर उसने अंतरिक्ष यात्री को मारा था तो दबाव इतना ज्यादा था कि ऊपर छत से वो चिपक गया, पिचक गया, और उस जगह की फुटेज नहीं थी जहां उसने दूसरे अंतरिक्ष यात्री को मारा। क्या किया उसके साथ कि शरीर पिचक गया। वहां धुआं हो चुका था जो लैब से निकल रहा था, तो हम फुटेज में देख ही नहीं सकते थे। हम सब काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि हमारे स्पेसक्राफ्ट पर एक एलियन था जो स्पेस में आने के बाद जिंदा हो चुका है। दिखने में इंसान जैसा है, लेकिन हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अब उससे बचें तो बचे कैसे। अगर हम अपने अपने भागों को लॉक रखेंगे तब शायद उससे बचा जा सकता है, लेकिन हम 10वें भाग में जाकर वापस आ गए।
ऐसा ना हो हमारे साथ वो भी वहां से निकल गया हो। ये बात हमें कंपाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन बाकी भागों से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? जो आखिरी मैसेजेस हैं या एआई से कांटेक्ट हम कैसे करें? हमारा ये स्पेस क्राफ्ट एक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करता है। जैसे मान लो कोई इंसान सोच रहा हो, स्पेस क्राफ्ट सोच सकता है। ये हर एक भाग को तब अलग करता है जब खतरा हो। वहाँ ऐसा क्या खतरा आ गया कि कम्युनिकेशन कट चुकी है? इसे देखने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार अगर किसी भाग में खराबी आती है, बाकी भाग जो काम कर रहे हैं उन्हें देखना ज़रूर होगा। स्पेस क्राफ्ट में खराबी आने पर स्पेस क्राफ्ट सही तरह से काम नहीं करेगा और हम अंतरिक्ष में हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं। जहाँ से हम आए हैं वहाँ जा नहीं सकते। जहाँ हमें जाना है वहीं का धूमकेतु खतरा है, इसीलिए डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हमने डिसाइड किया कि हम 7 में से 4 लोग भाग नंबर 9 में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि 10वें भाग से 9वां भाग जुड़ा है और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे। मैं उन चारों में नहीं था, मुझे यहीं पर रुकना था और वो चारों मुझसे वॉकी टॉकी से बात कर सकते थे। शायद बाकी हाइबरनेशन में होंगे, इसीलिए अभी उठे नहीं होंगे। फिर वो चारों लोग 9वें भाग में पहुंचे और वहां के कैमरास को ऑन किया, जो कि डिस्कनेक्ट किया गया था। लेकिन कोई और इसे डिस्कनेक्ट कैसे कर सकता है? और वो जो परजीवी है, इंसान जैसा दिखने वाला, जो अभी अभी एक रूप में आया है, उसे इन सब की जानकारी कैसे मिली? क्या उसने ये सब किया या हाइबरनेट किए गए हमारे साथी अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने ऐसा किया होगा? वो चारों हम देख पा रहे, लेकिन वहां पर भी हालात बहुत बद से बदतर थे। हाइबरनेट कैप्सूल फटे पड़े थे और कुछ के अंदर तो लाशें थी। हमारे 4 साथियों ने यह बताया कि कैप्सूल के अंदर हमें 3 तो लाशें मिली हैं, बाकी कैप्सूल अच्छी तरीके से खुले हैं, यानी कि अंतरिक्ष यात्री उससे बाहर निकले, लेकिन सामान बिखरा पड़ा था। उन्हें लाशें नहीं मिली। फिर वहां वो अच्छे से देखने लगे। 7वें हिस्से का दरवाजा खुला, 8वें हिस्से का भी दरवाजा खुला, और सिर्फ दरवाजा खुला ही नहीं था, हालात बहुत बुरे थे। उस दरवाजे के जो स्क्रू थे, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, उन्हें खोला नहीं जा सकता, दरवाजे अलग किए गए थे। यहाँ हर एक भाग में जाने के लिए जो 5-5 दरवाजे हैं, उन 5 दरवाजों को खोलना बिल्कुल असंभव है बिना मशीनों के, लेकिन यहाँ पर उन्हें खोला गया था। 9वां भाग, 8वां भाग और 7वां भाग आपस में जुड़ चुके थे, तो मेरे साथी 9वें भाग से 8वें भाग में गए, जहां पर जीवन के लिए अलग अलग चीजें रखी गई हैं। यानी हमारा प्लान था, अगर T2 पर हमें जीवन नहीं भी मिलता, लेकिन हालात रहने लायक हैं, तो वहां हम जीवन लेकर जाएंगे। फल, फूल, पौधे वगैरह सब कुछ, बीज अपने साथ, और इंसान वहाँ पर कॉलोनी बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वहाँ इंसान सही से रह पाए। वहाँ का एक वातावरण है, रहने लायक स्थिति है, बाकी पहुँच कर पता चलेगा। लेकिन उन चीज़ों की हालत बुरी थी। वो जार जो पानी से भीगे हुए थे, टूटे पड़े, बीज बिखरे थे, हर तरफ जो सामान रखा था वो टूटा हुआ और फाड़ा गया था। उन चीज़ों को खाया गया था। कोई इंसान उसे तभी खाएगा जब बहुत ज़्यादा भूखा हो, जबकि खाना कहाँ पर है, ये उस परजीवी को कैसे पता चला होगा? 8वें नंबर के हालात ऐसे। 7वें से चीखने की आवाज़ें आ रही। वहाँ के कैमरा ऑन करने थे, लेकिन उसके लिए 7वें भाग में हमारे चारों अंतरिक्ष यात्रियों को जाना पड़ता। यहाँ पर भी कोई इंसान नहीं मिला, टूटे फूटे हिस्से ही मिले, लेकिन 7वें भाग से चीखने की आवाज़ें बयां कर रही थी, कुछ तो हो रहा है वहाँ पर। वहाँ की जब फुटेज चलनी शुरू हुई, हमारे एक साथी ने नेटवर्क सिस्टम को ठीक कर दिया था। वहाँ वो इंसान
जो उस धूमकेतु से हमारे सामने बनता हुआ हमें नजर आया था, वो लोगों को मार रहा था और उन्हें खा भी रहा था, उनके मांस को खा रहा। और ऐसा वो सबके साथ नहीं कर रहा, खाते खाते बाकियों से जैसे वो बात कर रहा हो। मैंने अपने साथियों को कहा, वो क्या बोल रहा है? लेकिन वॉकी टॉकी की आवाज या फ्रीक्वेंसी शायद उसे पता चल गई। उसने उन अंतरिक्ष यात्रियों पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री जो लड़ने में माहिर थे उसे दबोचने में कामयाब हो गए। जिसके बाद एक ही तरीका था, उसे हाइबरनेशन कैप्सूल में डालना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा और ना तो उसकी उम्र बढ़ेगी ना उसका शरीर चलेगा, वो बेहोशी में होगा, उसका दिमाग भी बंद होगा। और उन्होंने जैसे ही उस परजीवी को उस कैप्सूल में डाला, तब शांति का एहसास हुआ। वो कई भागों में घूम चुका था, कईयों को मार चुका था, वो कुछ ढूंढ रहा था। उससे बात करने वाले कोई भी बचे नहीं, उसने सबको मार दिया। लेकिन हमारे जो 4 साथी गए थे, वो चारों के चारों सही सलामत थे, उसे हाइबरनेशन कैप्सूल में डाल चुके थे। फिर बाकी भागों से हम कांटेक्ट करने लगे। पूरा का पूरा सिस्टम माल फंक्शन कर चुका था, जैसे उसे हैक कर लिया गया हो। लेकिन कोई परजीवी है यहाँ पर, बिना किसी डिवाइस के हैक कैसे कर सकता है? हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी और हमारे स्पेस शिप का एआई सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैं भी अपने साथियों के पास 7वें भाग में गया और उस हाइबरनेशन कैप्सूल के अंदर बिल्कुल इंसान जैसे दिखने वाले उस जीव को देख रहा। कमाल है, ये इतने लोगों को मार गया, जबकि ये तो अभी पैदा हुआ है, जैसे अभी अभी बना है, उसके बावजूद ये सब कर पा रहा है। अब बाकी हिस्सों से हमने कांटेक्ट किया, वो भी खतरे को महसूस कर पा रहे थे और हमने उन्हें ये बताया, जिसके बाद सब यही कह रहे थे कि वो धूमकेतु जो उस ग्रह से आया है, हो सकता है वहाँ खतरा हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा प्रोटोकॉल के अनुसार। लेकिन इस कैप्सूल को इसी हालत में हम उस ग्रह पर नहीं छोड़ सकते। हम इसे अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, लेकिन बाद में उस ग्रह तक पहुंचने के बाद, क्योंकि अब स्पेसक्राफ्ट का किसी हिस्से को हम खोल नहीं सकते थे। 2 दिन हम वहीं पर रहे, ये सोचते रहे आगे करना क्या है। तब एक डिसीजन लिया गया कि हमें हाइबरनेशन कैप्सूल में वापस जाना होगा। आगे के जो 250 दिन बचे हैं वो हाइबरनेशन कैप्सूल में हम निकालेंगे। उसके बाद जब उस ग्रह के करीब होंगे तब हम वहां पर उतरेंगे, देखेंगे कि इस कैप्सूल को वहां छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक खतरा है। हमारे लोगों को ये मार चुका है और बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है। वहां जाकर बाकी का डिसीजन लेंगे, और वैसे भी वो हाइबरनेशन कैप्सूल से निकल नहीं सकता अपनी मर्जी से। फिर हम सब हाइबरनेशन कैप्सूल के अंदर चले गए। 250 दिनों का वो सफर हम सोकर गुजारने वाले थे। 250 दिनों का वो सफर हमने तय किया। जब कैप्सूल खुला था, घबराहट में निकलकर सबसे पहले मैंने यही देखा था, क्या हालात काबू में है? और सच में हालात पूरी तरह से काबू में थे। सभी के सभी सुरक्षित थे और प्रोटोकॉल बदले जा चुके थे। हम एक दूसरे भाग में जा सकते थे, क्योंकि सुरक्षा के लिए यही सही था। हमें नहीं पता था कि हम जिस ग्रह पर उतरने वाले हैं, हम अच्छे से लैंड कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमारे स्पेसक्राफ्ट को ऐसे ही बनाया गया था कि हम अच्छे से लैंड कर पाते। धीरे धीरे वो स्पेसक्राफ्ट उस ग्रह के काफी ज्यादा नजदीक आता जा रहा था और हमारी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दूर से हमें पक्का नहीं था कि यह ग्रह रहने लायक होगा भी या नहीं, लेकिन करीब आकर ये बिल्कुल साफ हो गया, ये रहने लायक है। यहां पर जीवन पहले से मौजूद है। जैसे धरती पर पेड़ पौधे थे, बिल्कुल वैसे वातावरण भी साफ लग रहा और पेड़ पौधे ये साफ बयां कर रहे थे। यहां पर एटमॉस्फेयर पहले से मौजूद है, ये जगह रहने लायक हो सकती है। स्पेसक्राफ्ट आग से झुलसने लगा था, यानी हम इस ग्रह के वातावरण में घुस रहे हैं। तो हमें अपनी रफ्तार कम करनी पड़ी और एक बड़ी जगह, वहां हमने अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया।
स्पेसक्राफ्ट अच्छे से टिक चुका था और अब हमें बाहर निकलना था। सबने स्पेस सूट पहने हुए थे और फिर से 5 दरवाजों का इस्तेमाल होता। पहला दरवाजा खुलता, हम आगे जाते, फिर पहला दरवाजा बंद, पहले के बंद होने के बाद ही दूसरा खुलता और इसी तरह से 5 दरवाजे खुलते ताकि किसी भी तरह का खतरा या कोई भी खतरनाक तत्व हम अपने स्पेसक्राफ्ट तक लेकर नहीं आते। मैं उनमें से एक था जो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमारे स्पेसक्राफ्ट में इमरजेंसी अलार्म बजने लगा, खतरे का अनुभव हमें हो चुका था। ये खतरा बाहरी तरफ से हमले का था। कोई हमारे स्पेसक्राफ्ट पर हमला कर रहा था और अब भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। कई भाग आग से झुलसने लगे क्योंकि वहां पर धमाके हो रहे थे। ये धमाके कर कौन रहा था हमें ये भी नहीं पता। जिसके बाद हमने वो दरवाजे खोले और जल्दी से स्पेसक्राफ्ट से हम 7 लोग बाहर आ पाए क्योंकि हम पहले भाग में थे। और बाहर निकलते ही हमें स्पेसक्राफ्ट टूटता हुआ नजर आने लगा। बाकियों के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन 7 नंबर भाग ना तो जल रहा था, ना वहां कुछ और हो रहा। दूर से हम देख पा रहे, हमें यहां कुछ अजीब नजर आया। बादल थे यहां पर, लेकिन बादल बड़े अजीब, बादलों की रफ्तार तेज और उन बादलों से कुछ हो रहा जिससे हमारे स्पेसक्राफ्ट को नुकसान हो रहा था। और फिर पहले ऐसा लगा जैसे हमारे साथी अंतरिक्ष यात्री उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथी थे ही नहीं। उन्होंने स्पेस सूट पहना ही नहीं था। उनके तो शरीर भी कुछ अजीब लग रहे, लेकिन थे वो इंसान ही। 7 नंबर भाग को वो तोड़ रहे उसके अंदर घुसने के लिए। अंदर से बाहर नहीं निकले थे, वो बाहर से अंदर जाना चाहते थे और बाकी भागों को तबाह किया जा रहा। हम स्पेसक्राफ्ट से दूर निकल आए थे। हम सातों जानते थे इसका अर्थ ये है कि हम यहां से कभी वापस जा ही नहीं पाएंगे। ये तो सबसे खौफनाक मंजर था, एक अलग ग्रह पर पहुंच जाना और वापसी का रास्ता बंद हो जाना। मौत नजर आने लगती है, लेकिन ये क्या चीज है? इंसानों जैसे दिखने वाले। शायद ये इस ग्रह के वासी और इस ग्रह से टूटा हुआ वो हिस्सा जिसे हमने धूमकेतु माना। हो सकता है यहां से भेजा गया था, लेकिन धरती पर वो सही से बढ़ नहीं पाया, स्पेस में पड़ा और इंसानी रूप अपना लिया उसने। अब वो उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है उनका साथी कहां है। और जैसे ही 7वें हिस्से को तोड़कर वो अंदर पहुंचे, अंदर से धमाकों की आवाज आने लगी और धीरे धीरे वो हिस्सा भी जलने लगा था। और हम सातों ने उससे दूर भागना चाहा और हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हम एक जंगली हिस्से में थे। पेड़ बड़े अजीबोगरीब थे, हमारे पेड़ों की तरह नहीं थे। यहाँ का जीवन बिल्कुल अलग था और हम अपने स्पेस सूट से बाहर भी नहीं आना चाहते थे। क्या पता ऑक्सीजन का लेवल कितना हो, हम सांस ले पाएं या ना पाएं। कुछ पेड़ हिल सकते थे, बिल्कुल हरकत कर सकते थे और वो करीब आने वाले किसी भी जीव को या दूसरे पेड़ों को खींचने की कोशिश करते। हमें यह नहीं पता था कि खतरा किस तरफ से हमारे करीब आ सकता है, लेकिन वो पौधे हमें भी खाने की कोशिश कर रहे। इसका पता हमें तब लगा जब हमारा एक साथी अंतरिक्ष यात्री जो रोने लगा था क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते थे, तो वो गम में था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उस पेड़ का आगे का हिस्सा खुला, जिसे हम एक तना मानते हैं। वो हिस्सा खुल चुका था और उसे अंदर की तरफ खींच लिया गया। फिर वो पेड़ बंद हो गया, बिल्कुल एक ढक्कन की तरह। हमारा साथी चीख रहा था, जिसकी आवाज ऊपर टहनियों से आ रही और धीरे धीरे वो आवाज मध्यम होती गई। करहने की आवाज बदल गई और फिर आवाज बंद। मौत का पता चल जाता है हमें। वो पेड़ हमारे साथी को खा चुका था। हम 6 बचे थे और हम वहां से भाग रहे, डर के मारे भाग रहे थे। ये भी जानते थे हम भागकर जाएंगे कहां पर। यहां पर वैसे जीव रहते हैं, हमें यहां पर आना ही नहीं चाहिए था।
लेकिन जिंदगी बची है तो कुछ मकसद तो होगा। कैसे बचे हम? 6 के 6 वहां से दूर, और सबसे पहले स्पेस सूट मैंने उतारा। मैं सांस ले पा रहा था। बड़ी आसानी से उस वातावरण में सांस ली जा सकती थी। जिसके बाद मेरे साथियों ने भी वो स्पेस सूट उतारा और मैंने उन्हें कहा, हम उनके जैसे लगते हैं। देखो, जो उस स्पेस क्राफ्ट के ऊपर आए थे वो हमारी तरह थे। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल इंसान जैसे लगने वाले। वो हमारी पहचान नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इस तरह से रहेंगे, हम उनसे अलग लगेंगे तो हम पकड़ में आ सकते हैं। हमें इस जगह सबसे पहले ये जानना होगा कैसे कैसे जीव रहते हैं। क्या बिल्कुल हमारे जैसे दिखने वाले जीव ही यहां पर ज्यादा हैं? और अगर ऐसा है, हमें उनमें घुल मिल जाना है। हम उनसे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। शायद उनकी तरह हम बहुत जल्दी शरीर नहीं बना सकते, लेकिन दिखने में उनके जैसे हैं तो धीरे धीरे समझेंगे कैसे रहा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। वातावरण का ज्ञान पाना होगा, हमें सीखना होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आखिरी उम्मीद यही बची है। हम में से 4 लोग मान चुके थे। हमने ना सिर्फ स्पेस सूट उतारा बल्कि अपने बाकी कपड़े भी उतार दिए। वो भी नग्न अवस्था में थे, हम भी नग्न अवस्था में यहां पर घूमेंगे। लेकिन 2 जो स्पेस सूट से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, वो कह रहे थे कि यहां खतरा है, ऐसे हम ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन वो ज्यादा समय सुरक्षित नहीं रहे। उन जीवों ने हम पर हमला कर दिया। उनकी हमला करने की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन वो बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे। और जब उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा थी, हम छिपे। वहां छिपने की जगह बहुत थी, गुफाएं, सुरंगें, पता नहीं वो क्या जाल जैसा बना रखा था। वो पेड़ों का जाल था। लेकिन हमारे 2 साथी, उनकी जो हालत हुई वो हमसे देखी नहीं जा रही थी। वो निर्दयी थे। वो ना सिर्फ मारते बल्कि चिथड़े उड़ा देते और उन चिथड़ों को समेटकर एक बैग में डालते। उस बैग को उन्होंने बंद किया, जैसे वो हमें परजीवी मान रहे थे, और परजीवियों से हर कोई डरता है। उन्होंने उन्हें बैग में समेट लिया, जबकि हम वातावरण में घुल मिल चुके थे। मेरे बहुत करीब, बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला वो परजीवी था, बिल्कुल इंसान की तरह। वो हमारा साथी नहीं था। और बिल्कुल करीब से देखने के बाद मैंने महसूस किया, उनके हाव भाव हैं पूरी तरह से इंसानों की तरह लगते हैं। लेकिन जब वो कुछ सोचते हैं, दिमाग से अपने शरीर पर काबू पा लेते हैं। बाजू लंबी कर सकते हैं, उंगलियां लंबी कर सकते हैं, लेकिन बाद में अपना आकार बिल्कुल हमारे जैसा बना लेते हैं। जैसे उनका शरीर बहुत ज्यादा उन्नत है, बदलाव झेल सकता है। दोबारा बदलकर वो उस आकार में आते हैं जिससे वो सबसे एक साथ देख सके, यानी उनके जैसे लग सके। हम भी उनकी जैसे ही साधारण तरीके से चल रहे, चारों एक जगह इकट्ठे छिपे हुए उस भीड़ के बिल्कुल बीच थे हम। अगर हम एक छोटी सी भी गलती करते, हमें पता था हमारे साथियों का क्या हुआ है, इसीलिए हम छिपे हुए आसमान को देख रहे। यहां 3 सूरज थे, एक बिल्कुल सामने, बिल्कुल हमारे धरती के सूरज के बराबर, 2 दाएं और बाएं तरफ थे। यहां का वातावरण बिल्कुल साफ और यहां का तापमान भी बिल्कुल सुरक्षित। फिर उन जीवों ने धीरे धीरे अपनी संख्या उस जगह पर कम की। शायद वो हमें अलग जगह ढूंढ रहे होंगे, या उन्होंने हमें देखा लेकिन हमसे खतरा नहीं समझा, इसीलिए वो संख्या घटाने लगे। और काफी लंबे समय बाद हम वहां से बाहर निकले, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। हमें यहां उसे ढूंढना था, क्योंकि उसके बिना हम वैसे भी मर जाएंगे। फिर वहां से आगे निकलकर हमें कई वैसे जीव नजर आए, और वहां पेड़ लगे थे, और वो पेड़ बिल्कुल हमारे पेड़ों जैसे। उन पर फल लगे थे। हम उन्हें खा सकते हैं या नहीं हमें नहीं पता था। वहां पर पानी भी था, पानी बिल्कुल शुद्ध, और ऐसा लग रहा जैसे हमारी नदियों की तरह नदियां बनाई गई, लेकिन गोल। बार बार उसी जगह से वो पानी गुजर रहा। कुदरती तो नहीं लग रही, कुछ अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन उन जीवों के बीच घुलना मिलना सबसे बड़ी परेशानी थी।
हमें उनकी भाषा तक नहीं आती थी। वो दिखने में हमारे जैसे हैं, रूप बदल सकते हैं बड़ी तेजी से, शरीर का आकार वो बदल सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भूख और प्यास इंसान से सब कुछ करवा ही देती है। यहां पर उनके जैसा बनकर रहना होगा किसी भी तरह से। हम चारों उस भीड़ का हिस्सा बने और सच में किसी को पता नहीं चल रहा था। फिर हमने पानी पिया, हमने खाना खाया। वो खास तरह के पेड़ थे जिनसे पके हुए फल अपने आप नीचे गिरते। जब हमने बाकियों को खाते हुए देखा, बाकियों को वो पानी पीते हुए देखा, तब हम उस पानी को, उस खाने को खा सके, इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो जीव अलग है, हम अलग हैं। क्या वो खाना हम सही से खा पाएंगे या नहीं, हमें नहीं पता था। लेकिन उस खाने को खाने के बाद सच में शरीर में ऊर्जा काफी ज्यादा थी। भूख मिट गई और पानी की कुछ बूंदें ही शरीर के लिए काफी थीं। लेकिन उसके बाद उनसे बचना बहुत मुश्किल वाला काम था। वो बात कर रहे, वो हमारी भाषा बोल रहे, और ये कमाल की चीज थी। वो मुंह से भाषा नहीं बोल रहे, वो हमारे दिमाग में हमारी भाषा बोल रहे, और उनके सवालों के जवाब देना कठिन से कठिन होता जा रहा। दिमाग में वो बातें हो रही जैसे ख्याल पैदा हो रहे, टेलीकाइनेसिस उसका इस्तेमाल कर रहे। और वहीं हमारी चोरी पकड़ी गई। वो हमारा दिमाग पढ़ सकते थे। जब हमारा दिमाग पढ़ा तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने हमें मारा नहीं, बल्कि हमें पकड़ा और साफ साफ चेतावनी थी। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे, चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे, खतरा साबित हो जाओगे तो तुम्हें मारना पड़ेगा। और हम में से 2 ने यह गलती की। वहां जो पड़ा था भाला, लकड़ी, उसी से उन पर वार करना शुरू कर दिया। और वो खुद को बदल सकते थे। उनका हमला बहुत जोरदार। हमारे 2 लोग मारे गए। हम सिर्फ 2 ही बचे थे। अब हमारे पास कोई खास रास्ता बचा नहीं। हमने आत्मसमर्पण कर दिया और हमें कैदी बनाया गया। हमें पकड़ा गया, हमें बांधा गया था बाजुओं के जरिए। वो शरीर की रस्सी बना सकते थे। कमाल के परजीवी थे वो, शरीर बदल सकते। फिर हमें कैद खाने में ले जाया गया। वो अजीब से चेंबर थे, लेकिन पत्थर के। वो काफी हाईटेक नजर भी आ रहे, लेकिन इसी के साथ ऐसा लग रहा वो कुदरत के साथ समागम बनाकर ही ये सब कर रहे हैं। फिर मेरे उस साथी को कहां रखा गया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक अलग चेंबर में था, मौत का इंतजार कर रहा। मैं जानता था वो कितने बेरहम हैं, लेकिन ये भी हो सकता है वो बात करें। वो हमसे ज्यादा उन्नत है तो शायद हमसे बात करना चाहेंगे। वो दिमाग पढ़ सकते हैं, लेकिन वही जो हम सोच रहे हों। उनमें से एक जो बिल्कुल मेरे सामने उस पत्थर पर बैठ गया था। फिर मुझसे वो बात करना चाहता था। मेरे सर पर उसने हाथ रखा। मैंने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी थी, मत करो ऐसा, तुम रोको मत, यहां से बचकर तुम नहीं जा सकते, इसीलिए मान लो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें जीवन मिलेगा। मैं पीछे की तरफ गिरा, डर गया। ये कैसे? तुम कौन हो? तुम मेरी भाषा कैसे बोल पा रहे हो? तुम मेरे दिमाग में कैसे घुस पा रहे हो? उसने मेरी बातों का जवाब बोल कर दिया। वो मुझसे बात कर रहा था। इसी तरह ठीक लग रहा है ना तुम्हें मुंह से बोलना? क्योंकि तुमने अभी ये जाना ही नहीं होगा कि दिमाग से दिमाग तक बात पहुंचाई जा सकती है। चलो ठीक है, हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पर तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है? ऐसे तुम सुरक्षित महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। मैं काफी ज्यादा डर गया था। तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना? उसने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा, मैं वापस नहीं जा सकता ना? उसने ना में सर हिला दिया। फिर मैं रोने लगा था। मैं जानता था मैं यहां पर कैदी रहूंगा। ये उन्नत जीव हैं जो बात कर सकते हैं, दिमाग पढ़ सकते हैं। फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं परेशानी में डूब चुका था और उसने कहा, लेकिन एक तरीका है, तुम यहां रह सकते हो, तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मरना चाहते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा बिना दर्द के, जैसा तुम चाहते हो। मैंने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूं।
उसने कहा, घर, ये घर ही है। मैंने कहा, ये घर नहीं है। उसने कहा, तुमने अभी जाना ही क्या है, बताओ घर तुम किसे कहते हो। मैंने उसे कहा, घर जहां के हम हैं, जहां से मैं आया हूं। हम बस जानने के लिए यहां आए थे कि क्या है वो धूमकेतु का हिस्सा जो इस ग्रह का था। यहां से हमने देखा उसे टूटते, उसे अलग होते, उसे अंतरिक्ष में जाते और हमारे ग्रह के पास। हमने उसे अपने काबू में किया और वो मेरा घर है, यहां हम देखने के लिए आए थे। उसने कहा, तो अब तक तुम जान नहीं पाए हो। इतना तो पता चल गया था कि तुम शरीर नहीं बदल सकते। हमें लगा था तुम जंग के लिए आए हो और हम उसके लिए तैयार थे, इसीलिए तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट को हमने तबाह कर दिया। लेकिन फिर महसूस किया कि तुम उतने उन्नत हो ही नहीं। स्पेस क्राफ्ट में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था। बेवजह ही हमने तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट को तबाह कर दिया। तुम खतरा बनकर नहीं आए थे, तुम खोज के लिए आए थे, यानी तुम अभी शुरुआती चरण में पहुंचे हो। मैंने कहा, हम किसी पर हमला नहीं करते, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। वो हंसने लगा, तुम हमारी तरह नहीं हो। तुम्हारी सोच समझ कितनी कमतर है, तुम अभी तक कुछ जान ही नहीं पाए हो। मैं उत्सुकता में उससे सवाल पूछ रहा था और उसने इशारा कर दिया कि इसे निकालना चाहिए। मैं समझ पा रहा हूं ये खतरा नहीं है। उसने मुझे वो चेंबर से बाहर ले जाकर वो जगह दिखाना शुरू कर दी, बिल्कुल कुदरती। वो कहने लगा, तुम्हें हम खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है, ना तुम्हारी प्रजाति के लिए खतरनाक है। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि देखो, उस स्पेस क्राफ्ट पर सिर्फ एक ही था हमारे जैसा जो पूरे स्पेस क्राफ्ट को तबाह कर सकता था। तुमने उसे काबू कर लिया। उसने सब कुछ बताया, कैसे तुमने काबू किया। हम उसकी दाद देते हैं, लेकिन यहाँ हमारे जैसे बहुत हैं, तुम जीत नहीं सकते, और ना ही हम तुम्हारे ग्रह पर कब्जा करने के लिए आएंगे। चिंता मत करो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो चल क्या रहा है, और जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम्हें पता चलेगा इस दुनिया में चल क्या रहा है। मैंने फिर उससे पूछा, तुम क्या हो? तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो, क्या तुम रूप बदल सकते हो? उसने कहा, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, तुम हमारे जैसे हो। हम ही ने तो तुम्हें वहां पहुंचाया है। अब अपने इतिहास की जानकारी भी ले लो। तुम्हें लगता है इंसान धरती पर ही जन्मे हैं, यह सच नहीं है। इंसान धरती पर पहुंचाए गए, और जैसे हम अलग अलग जगह फैलते रहते हैं, तुम हमारा ही हिस्सा हो, तुम हमारी ही प्रजाति हो, लेकिन अभी उन्नत नहीं हो पाई हो, क्योंकि धरती पर शायद तुम्हें रिसोर्सेस नहीं मिले, शायद तुम्हें अभी पूरा समय नहीं मिला बढ़ने का, लेकिन तुम आगे बढ़ते जाओगे। इंसान ऐसे ही है। इंसान कहते हो ना तुम खुद को? हाँ, हम भी इंसान ही हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। और हम कहाँ से आए हैं ये अब तक हम भी पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इंसानों का काम है फैलना। हम फैलते हैं, किसी छोटी जगह पर हम नहीं रहते। उसके बाद वो जगह हमें बड़ी करनी पड़ती है, फिर हम नई जगह पर कब्जा करते हैं, वहां पर रहते हैं, अपनी प्रजाति को फैलाते हैं, फिर वो जगह भी हमारे लिए छोटी पड़ जाती है। धीरे धीरे वो ग्रह भी हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। हम उन्नत होते चले जाते हैं। हमारा दिमाग ऐसा ही बना है, हम विकास की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, उन्नत होंगे, दिमाग पर पूरा कंट्रोल करेंगे। हम इंसानों का मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हम उस पर पूरा काबू शुरुआत में नहीं पा पाते, लेकिन जैसे जैसे काबू पाते चले जाते हैं, उसके बाद अपने ग्रह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हमारी कोई सीमा नहीं है, हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। हम इसके बाद फैलते चले जाते हैं अलग अलग ग्रहों पर। तुम अपने ग्रह से बाहर निकले, ये अच्छी बात है, यानी तुम भी फैलने का काम पूरा कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धरती पर तुम कैसे आए? सोचकर देखो, जिस ग्रह पर बाकी जीव भी रहते थे। हाँ, तुम्हारी सोच पढ़ सकता हूं मैं। डायनासोर कहते थे ना तुम, डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन कभी सोचा अगर डायनासोर खत्म हो गए, चुनी गई प्रजाति ही खत्म क्यों हुई? बाकी जीव भी तो वहां पर मौजूद थे, वो खत्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस जीवन को खत्म किया गया। वो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा थे।
वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो हमारी प्रजाति के समान सोच समझ रखने वाले जीव थे। अगर वो धरती पर रहते, हमें लगा कि वो खतरा है, इसीलिए हमारी प्रजाति को वो खत्म कर सकते हैं, तो लाखों साल पहले उनकी प्रजाति को खत्म किया गया, इंसानों को वहां छोड़ा गया। हमारा एक सेल ही काफी है प्रजाति को बढ़ाने के लिए। और अब तुम देखो, अपने ग्रह से बाहर निकल सकते हो, और हम भी यही तो काम कर रहे हैं। हम उन्नत हो चुके हैं और तुम उन्नति के राह पर हो। यहां पर तुम्हें धीरे धीरे पूरी जानकारी मिलेगी जो तुम्हारी उस प्रजाति के पास अभी नहीं है। मैं हैरान और परेशान, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हम जहां पर हैं हम वहीं पर सीमित क्यों नहीं रहते? फिर उसने वो सच बताया जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो कहने लगा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये ब्रह्मांड क्या चीज है और हम क्या हैं? छोटे जीव हैं। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये ब्रह्मांड एक सिस्टम है जो इसी तरह से बना है। इसमें अलग अलग जीवन बना, जैसे हमारा शरीर है। और हम पता है क्या है? हम इस ब्रह्मांड के वायरस हैं। हमारा काम है फैलना, और इतनी तेजी से फैलना, इतनी तेजी से फैलना ताकि हम इस ब्रह्मांड को खत्म कर सके। हम एक वायरस हैं, यही हमारे डीएनए में है, इसीलिए हम बने हैं। ये ब्रह्मांड हमें इसीलिए बना चुका है, जिसे हम ईश्वर भी कह सकते हैं। ईश्वर यानी कि रचना, सृष्टि की रचना, और हमें भी इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इसका खात्मा कर सके। मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी संरचना इसीलिए हुई है। यह इतना बड़ा सच था जिसको मैं पचा नहीं सकता था, मैं मान नहीं सकता था। लेकिन उस ग्रह पर मैं लंबे समय तक रहा। जो मैंने सीखा उसे मैं नकार कैसे सकता था? जो मैंने जाना उसे मैं भुला कैसे सकता था? उन्होंने वापस जाने का इंतजाम तक किया, और इतना आसान तरीका मुझे पता तक नहीं था। एक स्पेस क्राफ्ट के जरिए ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक नहीं जाया जा सकता। तरीके और भी हैं, कुछ अलग, कुछ लंबे, तो कुछ बेहद कम समय वाले। इस तरह से मैं वापस अपने ग्रह तक आया, लेकिन एक बदलाव सहित। मेरे साथियों को लगा था कि ये परजीवी हैं, वापस धरती पर आए तो धरती को तबाह कर देंगे, लेकिन मेरे साथी ये समझ ही नहीं पाए। हम तो बहुत पहले से धरती पर आ चुके हैं, हमारा खात्मा नहीं हो सकता। हम ही वो परजीवी हैं जो इस सृष्टि के अंत के लिए रचित किए गए हैं, और पहला शिकार तो हमारी धरती ही होने वाली है। इसीलिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। अंत हम ही लेकर आएंगे। और कहते हैं ना, होनी को रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, सिर्फ देर की जा सकती है।